नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रमेश सिंह की वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आपको बैक टू बैक कम से कम 10 से 15 वीडियोस रमेश सिंह की आपको मिलेंगी। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, ये टाइटल है दूसरे चैप्टर का। क्या क्या इस दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन, प्रोग्रेस का क्या मतलब है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का कंपैरिजन, और उसके बाद ये जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा। ठीक है। अगर आप बात करो तो देखिए, सीयर्स, फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट। पहले अब आप बात करो सीयर्स। सीयर्स कौन थे? सीयर्स वो लोग होते थे जो कहीं ना कहीं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। फिलोसफर्स कौन थे? जो अपनी फिलोसफी के आधार पे ये बताने की कोशिश करते कि अलग अलग फील्ड में आगे क्या होने वाला है। तो ये जो सीयर्स थे, फिलोसफर्स थे, कहीं ना कहीं ह्यूमन फ्यूचर के बारे में बात करते थे, एक अच्छी पॉसिबिलिटी को ढूंढते थे। उसी प्रकार से इकोनॉमिस्ट ब्रांच की भी एक कम्युनिटी है। इकोनॉमिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो इकोनॉमी के आधार पे डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के पैमाने को तय करता है। अगर आप बात करो, जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पब्लिकेशंस लिखे जाने लगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिटरेचर लिखा जाने लगा। लिटरेचर मतलब कि इकोनॉमिक्स की फील्ड की स्टडी करना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उनको लिखना, तो ये सब चीज़ें लिखी जाने लगी ना, तो प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। और इकोनॉमिक मैन का सिद्धांत यहाँ पे निकल गया है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि नाना प्रकार के सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना भाई। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स में एक चीज निकल के आई, इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन ने कहीं ना कहीं बहुत दौलत कराई पोस्ट वॉर डिकेड्स में। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज उभर के आई, उनके यहाँ गजब की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई और वहां पे लोग बहुत अमीर हुए। लेकिन क्या सब लोग अमीर हुए? शुरुआत में इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इस प्रकार के शब्दों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं किए गए। इनको एक ही जनरल टर्म्स में देखा गया। ये जो टर्म था आपका प्रोग्रेस नाम का, ये एक जनरल टर्म बन गया। इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं थी शुरुआत में इकोनॉमिक्स की, या फिर कह लीजिए ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। आज की डेट में भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, बहुत सारे लोग इसका जवाब ना दे पाएंगे। और प्रोग्रेस की बात करो तो प्रोग्रेस का आप इंग्लिश की हिंदी मीनिंग पूछी जाए तो आप बता दोगे, बट इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आपसे प्रोग्रेस पूछ लिया जाए क्या है, आप नहीं बता पाओगे। तो जब आज एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोग्रेस की इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं आ पाई है, तो उस समय पे पोस्ट वॉर डिकेड्स 1945 के बाद तो क्या ही आई होगी। तो बेसिकली जब प्रोग्रेस की बात की जाती थी तो क्या बोला जाता था? ग्रोथ और डेवलपमेंट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। ये अलग बात है कि अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉपर सेग्रीगेशन किया गया। आप देखोगे कि आज की डेट में ह्यूमैनिटी के सामने बहुत से चैलेंजेस आके खड़े हैं, जिसमें से एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। ऐसे बहुत से चैलेंजेस इस समय पे ह्यूमैनिटी के सामने खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज तो है ही, रेशियल सेग्रीगेशन है, और बहुत सी चीजें हैं। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का नोशन है। आज की डेट में अगर आप बात करो तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आप पता करते हो कि दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां के लोग कितने हैप्पी हैं। तो आप बात करो आप प्रोग्रेस की। ये जो प्रोग्रेस नाम का शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि किसी इंसान के हालात में कुछ सुधार होना, इंप्रूवमेंट होना, इसको आप बोल सकते हो प्रोग्रेस। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेस की बात करो तो आप ये से कर सकते हो कि हाँ भाई, लोगों की जिंदगियों में अगर कुछ बेहतर हो रहा है, इकोनॉमिकल टर्म्स में अगर बेहतर हो रहा है, तो उसको आप प्रोग्रेस बोल सकते हो। लेकिन प्रोग्रेस के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, और मेन दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है। अगर आप देखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आप क्वांटिटी की बात करते हो, क्वालिटेटिव में क्वालिटी की बात करते हो। तो भाई आपके पास 10 सेब हैं तो क्वांटिटी ज्यादा है, एक के पास 3 सेब है क्वांटिटी कम है। लेकिन 10 सेब जिसके पास है उसमें से 8 सड़े हुए हैं, और 3 सेब जिसके पास है उसके तीनों बहुत अच्छे हैं, तो क्वालिटी किसके पास अच्छी है? उसके पास जिसके पास 3 सेब है। समझ गए दोनों के बीच का फर्क? तो बेसिकली प्रोग्रेस के जब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आपने एसेस करना शुरू किया, तब कहीं जाके आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क नजर आया। आप देखोगे 1960s में, 1970s में, 1980s में क्लियर परिभाषा उभर के आएगी ग्रोथ और डेवलपमेंट की। समझ गए भाई आपको? तो जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस तो जनरल टर्म बन के रह गया है। प्रोग्रेस की इकोनॉमिक्स में आज तक कोई स्पेसिफिक मीनिंग डिनोट नहीं हुई है। प्रोग्रेस को ग्रोथ डिपिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डेवलपमेंट डिपिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ की अपनी एक अलग परिभाषा आई है और डेवलपमेंट की अपनी एक अलग परिभाषा आई है, और इन दोनों परिभाषाओं को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए भाई।
मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मॉडर्न पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री पे भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो वीडियोस अच्छी लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उनके जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वापस आ जाते हैं किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्या मतलब है इस इकोनॉमिक ग्रोथ का? तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? अ टर्म कमिंग फ्रॉम लाइफ साइंसेस। ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. An increase in economic variables over a period of time is economic growth. The term can be used in individual case or the case of an economy or the whole world. मतलब लाइफ साइंसेस में अगर आप ग्रोथ नाम के शब्द की बात करो इकोनॉमिक्स में, तो क्या मतलब हो गया कि भाई आपके जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है तो इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल केस में आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी एक महीने में 15,000 रुपए थी और 3-4 महीने बाद 20,000 रुपए प्रति महीने हो गई, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। उसी प्रकार से एक देश की जीडीपी पहले अगर $100 मिलियन थी, बाद में $150 मिलियन हो गई, तो $50 मिलियन की ग्रोथ हो गई। सो क्या बोलोगे आप? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दुनिया भर में एक कंपनी के रिस्पेक्ट में, एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में आप ग्रोथ की बात कर सकते हो, किसमें? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। ओके, तो बेसिकली यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ में आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, कोई ना कोई ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल है वो बढ़ रहा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो क्या होता है? क्वांटिफिबिलिटी। आप कितना क्वांटिफाई कर पा रहे हो उस ग्रोथ को, आप कितना पता कर पा रहे हो कि हाँ भाई वो चीज बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज बढ़ रही है क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो जीडीपी $100 मिलियन से $150 मिलियन हो गई, तो आपको पता चला कि $50 मिलियन बढ़ी है। एक पर्सन की तनख्वाह 15,000 रुपए प्रति महीने से 20,000 रुपए प्रति महीने हो गई, तो पता चला कि भाई 5,000 रुपए प्रति महीने तनख्वाह बढ़ी है। समझ गए? तो इकोनॉमिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप एग्जैक्टली ये पता कर पा रहे हो कि चीज कितनी बढ़ रही है। इसके बहुत से एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो भाई किसी एक डिकेड में एक कंट्री का फूड प्रोडक्शन कितना बढ़ा, ये आप टन्स में मेजर कर सकते हो। तो पहले अगर 15,000 टन पैदा कर रहा था भूटान और बाद में पैदा करने लगा 18,000 टन, तो 3,000 टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। उसी प्रकार से किसी एक देश का रोड नेटवर्क कितना बढ़ा, तो किसी एक इकोनॉमी में एक डिकेड में 1 लाख किलोमीटर की रोड है और अगले डिकेड में आ गई 2.5 लाख किलोमीटर की रोड, मतलब रोड्स, तो 1.5 लाख किलोमीटर की रोड्स पड़ गई। तो किलोमीटर्स में या माइल्स में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई आपका रोड नेटवर्क कितना बड़ा। उसी प्रकार से करेंसी टर्म्स में आप डिस्कस कर सकते हो कि इकोनॉमी का साइज कितना बढ़ रहा है। पर कैपिटा की इनकम में आप डिस्कस कर सकते हो कि एक देश के लोग पर्टिकुलरली कितने अमीर हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो स्विट्जरलैंड में आज से 20 साल पहले अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम थी $20,000 और आज की डेट में हो गई है $40,000, तो पर कैपिटा इनकम पिछले 20 सालों में कितनी बढ़ी? $20,000। तो प्रॉपर एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, इसको आप एसेस कर पा रहे हो। तो क्वांटिफिएबल इंक्रीज होता है किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये इकोनॉमिक ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिफिएबिलिटी के टर्म्स में मेजर किया, और ये आज की डेट में एक बहुत सेट प्रैक्टिस है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करो तो हर साल बात होती है कि भाई जीडीपी 6% से बढ़ी, 7% से बढ़ी। तो ये क्या है? ये क्वांटिफिएबल ग्रोथ है कि भाई इस साल जीडीपी अगर इंडिया की 2 लाख करोड़ थी, तो अगले साल हो गई 2,20,000 करोड़, तो कितनी बढ़ गई? तो 10% बढ़ गई। समझ गया बात को? तो क्वांटिफिएबल ग्रोथ होती है यहाँ पर। तो ग्रोथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट में इकोनॉमिक टर्म्स में, आप कैसे, वैसे तो देखो कि जो ग्रोथ रेट है वो वैल्यू न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ रेट जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, वो निगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप बात करो तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बेसिकली हमारी जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में, जो कि हमारी इकोनॉमिक का साइज घटा है। तो अगर आप उसको बोलोगे क्या? निगेटिव ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ रेट के टर्म्स में अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ग्रोथ रेट 5% है, तो बेसिकली वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी। अनटिल अनलेस आप -5% बोलो या निगेटिव ग्रोथ रेट बोलो। समझ गए आप बात को? तो इकोनॉमिक ग्रोथ
बहुत ही वाइड टर्म पे यूज होती है इकोनॉमिक्स में, नेशनल लेवल इकोनॉमिक एनालिसिस में, पॉलिसी मेकिंग में और दुनिया भर की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने के लिए। तो अक्सर अगर आपने हिंदू के एडिटोरियल्स में ये सुना होगा कि भाई चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से बढ़ रही है, इंडिया की पिछले 10 सालों से 7% से बढ़ रही है, यूएस की 3% से बढ़ रही है, फ्रांस की 5% से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आप कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स भी करते हो कि भाई इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी किस रेट से बढ़ रही है, तो वो क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जहां पे आप क्वांटिफिएबल क्वांटिटी के बेसिस पे किसी सर्टेन पैरामीटर के बेसिस पे क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है इस बात को पता करते हो। और कहीं ना कहीं इन बेंचमार्क्स को आप पॉलिसी मेकिंग में भी इम्बाइब करते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में इम्बाइब करते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आप अगर बात करो तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर अ कंपेरेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, economists remain focused on aspects of expanding the quantity of production and income of a country's economy। बहुत लंबे समय तक जो इकोनॉमिस्ट थे, जो सरकारें थी, जो पॉलिसी मेकर्स था, उनका सिंगल फोकस था कि भाई क्वांटिटी में हमको चीजों को बढ़ाना है। ओके, तो क्वांटिटी में प्रोडक्शन बढ़ रहा था, क्वांटिटी में देश में इनकम बढ़ रही थी। एक नेशन स्टेट के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है, उसकी इनकम को बढ़ाना है। और ये समझा गया कि जब हम क्वांटिटी में चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के पास वो पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो भाई अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है सालाना, तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है मतलब देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है, मतलब देश के अंदर पैसा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा वो सबके पास पहुंचेगा। लेकिन ये बात झूठ हो गई। एक्चुअली में शुरुआत में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इवॉल्व हुआ, उस समय पे भी जो इकोनॉमिस्ट थे उनको इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरीके से पता था। बट कहीं ना कहीं सबका ध्यान इकोनॉमिक ग्रोथ पे था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती गई, वैसे वैसे ये देखा गया कि इनइक्वालिटी बढ़ती गई। ये देखा गया कि भाई एक तबका तो बहुत ही अमीर होता जा रहा है और दूसरा तबका बहुत ही गरीब होता जा रहा है। अब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, जैसे इंडिया में भी अगर आप बात करो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि सब अमीर हो गए या सब गरीब हो गए। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए हैं, और कुछ लोग बीच में भी हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि अपर मिडिल क्लास, या कह लीजिए कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले फिर भी बेटर ऑफ है, उनके इतने हालात बुरे नहीं है, अपर क्लास वालों की बात छोड़ दो। लेकिन एक ऐसा गरीब तबका रह गया लोअर क्लास का, जिसको इस इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है, कब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाओ, जब लोगों की लाइफ की क्वालिटी का एक्सपेंशन हो। और बेसिकली इस चीज के ऊपर एक कॉन्शियस डिस्कशन होना जरूरी था, जो कि शुरुआत में नहीं हुआ। 1950s तक आते आते ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के फर्क को ज्यादा पॉइंट आउट नहीं किया गया। आप देखोगे 1960s में और उसके बाद के डिकेड्स में, जब अक्रॉस मेनी कंट्रीज जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को एसेस करना शुरू किया। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है, तो बहुत प्रकार की चीजें आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो भाई किस लेवल का न्यूट्रिशन है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या एक्सपेंशन है, रीच है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कितनी मेडिसिन हैं, साफ पीने का पानी है कि नहीं है, वैक्सीनेशन है कि नहीं है, सैनिटेशन है कि नहीं है, और ये सब चीज़ें कितनी है इंडिया में, ये कोरोना की क्राइसिस के समय पे हमने देख ही लिया। फिर किसी एक देश में लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, और फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करते हैं कि भाई रहने की ठीक ठाक जगह है कि नहीं है, काम करने के लिए आप कह सकते हो डिसेंट और ऑनरेबल काम अवेलेबल है कि नहीं है। तो इंडिया जैसे देश में आज की डेट में भी मैनुअल स्कैवेंजर्स काम कर रहे हैं, वही घटिया काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमेशा पहले से वो करते आए हैं। तो एक तरफ पे आपको टाटा अंबानी जैसे लोग मिल जाएंगे, चलो टाटा अंबानी तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल्स ले लिए, अमीर लोग मिल जाएंगे जो 8-8 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए कमाते हैं महीने पे, और एट द सेम टाइम एक मैनुअल स्कैवेंजर को एक बार पिट में साफ करने के लिए कहिए सिर्फ 200 रुपए मिले, 300 रुपए मिले। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बट उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इक्विटेबिलिटी वाला एलिमेंट होना चाहिए, और इक्विटेबिलिटी वाला एलिमेंट तो यहाँ है नहीं। तो फूड का प्रॉपर एक्सेस, हेल्थ का प्रॉपर एक्सेस, एजुकेशन का प्रोसेस एक्सेस, जो कि कहीं ना कहीं बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उनके पास पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं। इनकम जनरेट हुई, लेकिन वो इनकम गई कहाँ, तो वो इनकम एक लिमिटेड तबके के पास चली गई, अमीर तबके के पास चली गई, और गरीब आदमी गरीब ही होता चला गया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट रहा है किसके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतता गया है, वैसे वैसे ये चीजें कहीं ना कहीं पॉइंट आउट होती गई। अच्छा, यहाँ पे आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क आपको एक और प्रकार से समझना पड़ेगा।
एक इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर है, तो गरीब वाला इंसान डिसएडवांटेज पे है, वो तो एक बात है ही। मान लीजिए दो ऐसी फैमिलीज हैं जो बराबर कमाती हैं, तो बराबर कमाने वाली फैमिलीज में भी कुछ फर्क आ जाते हैं। एक फैमिली हो सकता है कि बराबर कमाती हो, लेकिन वो हेल्थ और एजुकेशन, अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान ना देती हो, ज़्यादा सेव करती हो। होता है ना कि एक इंसान है जिसकी 30-40 हज़ार की सैलरी है, तो उसको IIM अहमदाबाद से MBA करने का मौका मिला। उसने सोचा यार कि 30-40 हज़ार तनख्वाह मिल तो रही है, अभी IIM अहमदाबाद की 20 लाख की फीस लगा के अभी की 30-40 हज़ार की तनख्वाह छोड़ दूँ तो वो नौकरी करता रहेगा। एट द सेम टाइम उतना ही 30-40 हज़ार कमाने वाला आदमी, उसको IIM अहमदाबाद मिलेगा, तो जैसे तैसे करके वो 30-40 हज़ार की नौकरी छोड़ेगा, बैंक से लोन उठाएगा, कर्जे में रहेगा 2 साल, लेकिन हो सकता है फिर बाद में अहमदाबाद से 25-30 लाख का पैकेज लेके निकले साल का। समझ गया बात को? तो ये फर्क होता है यहाँ पे। तो बेसिकली सेम लेवल्स पे जो लोग हैं वो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या फाइनल आउटकम निकल के आने वाला है। तो बेसिकली एक इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत से डाइवर्स केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि उस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो। ये आप कह सकते हो आइडियलिस्टिक सिनेरियो है कि ग्रोथ भी हो रही है और उस ग्रोथ के फायदे सारे सेक्शंस के पास पहुंच रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे क्या देखा गया है कि भैया हायर ग्रोथ होती है और लोअर डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया को ही देख लीजिए आप, तो भाई इकोनॉमी साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो एक चीज़ होती है लोअर ग्रोथ बट हायर डेवलपमेंट। अब ये लोअर ग्रोथ और हायर डेवलपमेंट का जो सिनारियो है, इसको आप सोशलिस्टिक कंट्रीज के साथ जोड़ सकते हो। तो सोशलिस्टिक कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। अभी रेगुलेटेड इकोनॉमी में उनकी GDP ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो सरकार है वो लोगों का ध्यान देती है, लोगों की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स अच्छे हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कंट्री क्यूबा। क्यूबा सोशलिस्टिक स्टेट है, वहाँ की इकोनॉमी भले तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन वहाँ की सरकार लोगों का ध्यान रखती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अब आप एक बात और समझो, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट भी है। जैसे कि सोशलिस्ट कंट्रीज में आप देखोगे, क्यूबा जैसी कंट्रीज में, कि चूंकि वहाँ पे GDP की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, तो उनकी इकोनॉमी का साइज छोटा है, जिसके चलते उनके सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, एक लिमिट से ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। मतलब कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी भी ज़रूरी है। आप बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वेलफेयर के सिद्धांत को लेकर चलो, तो ग्रोथ के साथ साथ सरकारों को यह बात भी इंश्योर करनी है कि डेवलपमेंट भी हो। अब यहाँ पे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जाम्पल ले सकते हो। नॉर्वे जैसी कंट्रीज को देखो, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री, स्विट्जरलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनकी आप पर कैपिटा इनकम देखिए, $40,000 से ज्यादा है इनकी पर कैपिटा इनकम। कतर चले जाइए तो शायद $80,000 से ज्यादा है कतर की पर कैपिटा इनकम ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। इंडिया में तो लगभग $7,000 पे चल रहा है हिसाब, समझ गए? तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जाए। तो एक कॉन्शियस पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है, और ये पब्लिक पॉलिसी और सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिली, बट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट चाहिए, तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड पब्लिक पॉलिसी इस चीज के लिए होनी चाहिए। सरकार का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच उभरी। आप देखिए, जब वर्ल्ड बैंक और IMF सिनारियो पे आएंगे तो कॉन्शियस इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि भाई जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो आगे नहीं बढ़ पाई, इनके लिए भी हमें कुछ करना है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF कहीं ना कहीं ये लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको काफी हद तक इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म का सिद्धांत क्या है? न्यू कॉलोनियलिज्म का सिद्धांत ये हो गया कि भाई पहले कॉलोनियलिज्म में क्या होता था कि एक कंट्री जाती थी और एक दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती। जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, भारत के रिसोर्सेज को लूटा, तो खुलेआम दादागिरी चल रही है। न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, वर्ल्ड बैंक जैसे और IMF जैसे, और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दम पे एक ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इजाद किया जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा फायदे में रहेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा घाटे में रहेंगी। और ऐसे केसेस में जो बड़ी बड़ी MNCs हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज की, वो कम डेवलप्ड कंट्रीज, वो कह सकते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में जाती हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, वहाँ पे लोगों का शोषण करती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि फिर भी देखो,
तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और IMF ने कुछ हद तक तो कोशिश की है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। तो आप समझिए भाई, एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिद्धांत में आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस दोनों देखनी है। क्वालिटेटिव प्रोग्रेस में लोगों के रहने का तरीका कैसे सुधर रहा है, और क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस किस हिसाब की होगी कि भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ज्यादा वाइड स्प्रेड फिनोमेना है, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ साथ वहां पे लोगों के लिए भी उतना ही काम हो रहा है, और इसके लिए एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट तो चाहिए ही GDP की। समझ के ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस यहाँ पे बोला गया कि भाई एक सर्कुलर आप कह सकते हो रिलेशन है। ओके, अगर आप बात करो कि किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है, समझिए बहुत ज्यादा ग्रोथ बट बहुत कम डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत इल केयर डेवलपमेंट हो रहा है। समझिए एक पर्टिकुलर कंपनी मतलब कंट्री की इकोनॉमी में सारा ध्यान इकोनॉमिक ग्रोथ पे दिया जा रहा है। 1929 में जब USA में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो यही हो रहा था। अमेरिका के जो बड़े अमीर लोग थे ना, वो अमीर होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे। जब ग्रेट डिप्रेशन आया उस समय पे आइडेंटिफाई हुआ कि अमेरिका में कितने गरीब लोग हैं, बहुत कम डेवलपमेंट लेवल था वहां पे। ये 1929 में कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन के बाद पता चला। आप सोचिए ग्रोथ के डेवलपमेंट से सेग्रीगेट क्यों किया गया। अमेरिका वो पहली कंट्री थी जो कि बहुत तेजी से इकोनॉमिकली दुनिया की बाप बन के उतरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का जो पहले भूकाल था वो भूकाल नहीं रहा था, कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पास पैसों की कमी पड़ गई थी, लेकिन अमेरिका यहाँ बहुत ताकतवर हो रहा था। तो ऐसे केसेस में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ और कम डेवलपमेंट या फिर इल प्रोग्राम डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ये ब्रेकडाउन ग्रेट डिप्रेशन के समय देखने को मिला। इसीलिए बाद में कंसेप्ट इवॉल्व हुआ जिस कंसेप्ट का नाम था वेलफेयर स्टेट। और इस वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट ने क्या बताया दुनिया भर की कंट्रीज को कि भाई आपको लोगों के लिए भी काम करना है। पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट जब भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे तो दूसरों का वेलफेयर करना, वेलफेयर से रिलेटेड इंडिकेटर्स को इंप्लीमेंट करना, ये सब भी वो करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन सामने उठ के आएंगे जिनका नाम है महबूब उल हक। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। 1970s में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंसेस को महबूब उल हक बहुत प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर चुके थे, और कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स थे जिसके बेसिस पे ये एक ऐसा पैरामीटर को इवॉल्व कर पाए जो पैरामीटर्स अलग अलग देशों को कंपेयर कर पाएगा। इसके बारे में भी आते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के चार्ट पे ये तो था कि भाई कहीं ना कहीं ये जो अंडर डेवलप्ड रीजन है दुनिया भर के, इनके लिए कुछ काम तो करना ही है। तो यूएनओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जब एक बार सोचा कि हाँ भाई अंडर डेवलप्ड रीजन्स के लिए कुछ काम करना है, तो इसके लिए जब भी अटेम्प्ट किया जाएगा तो सबसे पहली परेशानी ये होगी कि आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप ये पता कर सको कि एक इकोनॉमी में किस लेवल का डेवलपमेंट चल रहा है, क्या वो इकोनॉमी सही में डेवलप हो रही है या सही में डेवलप नहीं हो रही है। तो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे क्या आ रहा है इकोनॉमिस्ट के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास, कि क्या सच में इकोनॉमी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आपको कुछ टूल्स यहाँ पे डिवाइस करने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो भाई अभी लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन कितना ऑप्टिमम हो कि उसको डेवलपमेंट माना जाए। तो एक आदमी महीने के 20 लाख कमा रहा है और एक आदमी महीने के 2,000 रुपए कमा रहा है, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितना पैसा ऑप्टिमम है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर के पैरामीटर्स, न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, पीसफुल कम्युनिटी लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल प्रेस्टीज, एंटरटेनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इन सब के पैरामीटर्स कितने कैसे होने चाहिए, इस टूल को यहाँ पे डिवाइस करना जरूरी था। तो बेसिकली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग डेवलपमेंट, इस बात को पता करना यहाँ पे जरूरी था। क्या लेवल्स होने चाहिए इनकम कंजम्पशन के, अभी इनको पता करने के लिए कोई ना कोई एक पैरामीटर आपको यहाँ पे डिवाइस करना पड़ेगा, और ये पैरामीटर डिवाइस किया गया इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्चुअली में ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे जानेंगे कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए कोई पैरामीटर तो इवॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंट्री कम डेवलप्ड कंट्री क्यों है, और एक आप एक कह लीजिए डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कम डेवलप्ड क्यों है, और एक डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड क्यों है, इसके पैरामीटर्स को एसेस करने के लिए कोई एक मैट्रिक चाहिए। और वो मैट्रिक निकल के आया किस फॉर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फॉर्म में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है,
It is a statistic composite index of life expectancy, education and per capita income indicators. हुआ ये भाई कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पब्लिश की 1990 में, और इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स था जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पहली बार ऐसा इंडेक्स पब्लिश किया गया था जिसने अलग अलग इकोनॉमीज के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को डिफाइन और मेजर करने की कोशिश की। ये जो इंडेक्स था, इस इंडेक्स में जब बातचीत चल रही थी तो भाई ज़बरदस्त लीडिंग स्कॉलर्स बैठे थे, उस समय के डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स बैठे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट ऑफिस है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वहाँ के लोग बैठे थे। और आप देखोगे कि ये जो टीम थी, इस टीम को लीड कौन कर रहा था? तो इस टीम को लीड कर रहे थे पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब अल हक, और उनके साथ एक और इकोनॉमिस्ट थे इंगे कॉल। तो इनकी लीडरशिप के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बैठी थी। ओके, और इस टीम ने कहीं ना कहीं बोला कि भाई एक डेवलपमेंट, कोई जगह कितनी डेवलप्ड है, कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, इसके पैरामीटर्स को डिवाइस करने के लिए हमको इंडेक्स बनाना पड़ेगा। और इंडेक्स बनाया गया। उस इंडेक्स में 3 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई। एक फैक्टर है हेल्थ, दूसरा है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन फैक्टर्स के अंदर से भाई अलग अलग हेड्स में आप इंडिकेटर्स को सेग्रीगेट करो और फाइनली एक कंपोजिट इंडेक्स निकालो। और ये जो HDI निकल के आएगा, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप कह सकते हो पैरामीटर्स को आगे आने वाले समय में डिफाइन करेगा। यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स हैं, इनको हम लोग तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे, और जो फाइनल इंडेक्स निकल के आएगा उसमें जो रेटिंग दी जाएगी वो 0 से 1 के स्केल पे दी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पे जो इंडिकेटर निकल के आया वो था भाई आपका एजुकेशन का। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स को एसेस किया गया। एक मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक एडल्ट जो 25 साल का है वो कितने साल उसने स्कूल में काटे। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर एज पे जब पर्टिकुलर पर्सन पढ़ाई में घुस रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर एज पे अगर इतने बच्चे पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें कितना पढ़ने का उनका चांस है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ लिमिट्स सेटअप की गई कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 18 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। यूएस के लिए उस समय पे जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग थी वो 13.3 निकल के आई। तो जितनी ज्यादा आपकी ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकल के आएगी, उतना ही ज्यादा आपका इंडेक्स ज्यादा होगा। तो कोई एक बच्चा इंडिया में मैक्सिमम या फिर उस पर्टिकुलर एज पे कितने साल पढ़ेगा स्कूल कॉलेजों में, ये एक मेजर फैक्टर था यहाँ पे। और इंडिया में जो हमारे गांव गरीब बच्चे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल चले जाएं, ये उनके लिए एक बड़ी बात है। तो एजुकेशन में इन 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि बहुत डिटेल में इन पैरामीटर्स की जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स पकड़े गए। एक एजुकेशन का पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पैरामीटर, एक हेल्थ का पैरामीटर। एजुकेशन के पैरामीटर में आ गया कि भाई स्कूलिंग के मीन ईयर्स क्या है, 25 साल की उम्र का बच्चा या एडल्ट कितने साल उसने स्कूलिंग की है। दूसरा, एक पर्टिकुलर बच्चा के लिए क्या एक्सपेक्टेड है कि वो कितने साल स्कूलिंग करेगा। ये 2 फैक्टर्स, हालांकि ये 2 फैक्टर्स आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, एजुकेशन याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप बात करो हेल्थ की, तो हेल्थ में यहाँ पे क्या पैरामीटर्स डिवाइस किए गए? तो हेल्थ में बोला गया भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय पे एक इंसान कितने साल जिंदा रहेगा, इसके पैरामीटर्स को डिवाइस किया गया। और इसकी रेंज रखी गई मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 83.57 साल, यानी 83.57 ईयर्स। तो किसी एक कंट्री में जो लीस्ट आप कह सकते हो कि इंसान जिंदा रहेगा 20 साल से नीचे नहीं जा सकता, और जो मैक्सिमम रेंज रखी गई वो रखी गई 83.57। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 55 ईयर्स है तो 0.551 मिलेगा आपको किसमें, हेल्थ के पैरामीटर में। हालांकि ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फाइनली बात करते हैं भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपोनेंट की। अगर आप स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ कंपोनेंट की बात करो तो यूएसडी डॉलर्स परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे, तो भाई अलग अलग देशों में नेशनल इनकम अलग अलग हो सकती है। तो भाई अगर एक पेन इंडिया में 5 रुपए का मिलता है और वही एक पेन यूएस में 20 रुपए का मिलता है वहां के डॉलर के रेट के हिसाब से, तो ऐसे केसेस में अलग अलग कंट्रीज में अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स को आप कंपेयर करते हो तो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो किसी एक कंट्री के लिए जो लीस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी पे इनकम रखी गई वो रखी गई $100, और जो मैक्सिमम रखी गई सालाना वो रखी गई यूएस की $87,478। जी हाँ, कतर की 2012 में जो पर कैपिटा इनकम थी पीपीपी बेसिस पे वो $87,000 से ज्यादा है। आप समझिए $87,000 कितना रुपया होता है।
और इन तीनों इंडाइसेस का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के लॉगरिदम का प्रयोग करके एक फाइनल इंडेक्स तैयार किया गया और उस इंडेक्स के हिसाब से 3 प्रकार के पैरामीटर्स बनाए गए। एक है भाई आपका हायर ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, दूसरा है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, तीसरा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। जिन कंट्रीज का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आया 0.8 से 1.0 के बीच में, उनको बोला गया हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। जिनका निकल के आया 0.5 से लेके 0.799 तक, उनका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और जिनका निकल के आया 0.0 से लेके 0.499 तक, उनका हो गया लो ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले हम लोग लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आते थे, अब हम लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट से कोसों दूर है। हम लोग मतलब इंडिया की बात हो रही है, समझ गए। इसके ऊपर मैं जो डिस्कशन है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जो भी आपके व्यू पॉइंट्स इस वीडियोस के बारे में, जो भी आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि सजेशंस इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।